हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है स्टूडेंट, तो इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे। सो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपन्यास का विकास। ठीक है, क्यों? क्योंकि उपन्यास का विकास ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको समझना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम इस टॉपिक को ही पढ़ेंगे, उसके बाद अगर ये होता है कि थोड़ा टाइम बचा है क्लास के अंदर तो हम नेक्स्ट टॉपिक कहानी का विकास भी कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आधुनिक युगीन हिंदी साहित्य में स्पष्ट परिवर्तनों को देख सकते हैं। पहली बार साहित्य में गद्य में रचना होने लगती है और उसे केंद्रीय महत्व प्राप्त होने लगता है। यही वजह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे गद्य काल नाम देते हैं। ब्रज की स्थान खड़ी बोली ले लेती है और इस खड़ी बोली के दो रूप हैं जो हम अलग अलग भाषा हिंदी और उर्दू और उनकी अलग अलग साहित्य परंपराओं के रूप में उभरता हुआ देखते हैं। साहित्य में पहली बार वीर भक्ति और श्रृंगार से इतर विषयों पर रचनाएं होती हैं। कविता के साथ साथ गद्य की नई विधाएं हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। निबंध, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, ये सब कुछ पहली बार हिंदी पाठकों का साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ टॉपिक पे, उपन्यास का विकास। सबसे पहले आते हैं भारतेंदु युग। देखो, भारतेंदु युग है या जो भी युग है ना, आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। तो बेसिकली भारतेंदु युग को आप जानते हो, भारतेंदु युग एक नया काल के रूप में सामने आया था। भारतेंदु युग में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, उसको भारतेंदु युग क्यों बोला जाता है, क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात की गई है कि हिंदी में भारतेंदु से पूर्व जो कथात्मक पुस्तकें लिखी गई वो आधुनिक उपन्यास और कहानी से मिलती जुलती होने पर भी उनसे अलग होती हैं। जैसा आपको पता है कि ये पुरानी चीज़ों को इंक्लूड तो करते थे लेकिन इतना नहीं करते थे जितना कि उसको करना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ पुरानी थी या जो भी चीज़ जैसी थी, ये उसको इंक्लूड किया करते थे, ना कि उसको पूरा ही ऐड ऑन कर दिया करते थे। बाकी अपना पर्सपेक्टिव सामने रखते थे। ये था भारतेंदु युग और भारतेंदु युग की खासियत। भारतेंदु काल के मौलिक कथा ग्रंथों और उपन्यासों में महत्वपूर्ण हैं ठाकुर जगमोहन सिंह का श्याम संपन्न, पंडित बालकृष्ण भट्ट की रचित नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 आरजान और एक सुजान, किशोरी लाल गोस्वामी का स्वर्गीय कुसुम, राधाचरण गोस्वामी का विधवा विपत्ति, राधा कृष्ण का निस्सहाय हिंदू, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रेम कांता और रत्नचंद प्रणीत का नूतन चरित्र। ये सभी उपन्यास जो हैं एक शिक्षाप्रद है, मतलब कुछ हमें नॉलेज देते हैं, कुछ चीज़ हमें देते हैं, पर कला की दृष्टि से बोला जाता है कि ये दुर्बल है। इनमें परिवारों और समाजों का बहुत अच्छे से आंकन किया गया है। उच्च चरित्र, वीरता, प्रेम, कथा वस्तु प्राप्त करने वाले कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए हैं, लेकिन उनमें इतिहास के तथ्यों का ठीक से निर्वाह नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब जैसे भारतेंदु युग ये बोला गया है कि कुछ चीज़ें पुरानी इंक्लूड तो की गई हैं, लेकिन जो चीज़ें की गई हैं ना, उनका पता नहीं लग पाया है कि कौन कहाँ कैसे कब से कैसे इकट्ठा किया गया था या क्या हुआ था। ठीक है, ये वाली चीज़ है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में भी मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार के उपन्यासों का प्रकाशन हुआ। लोगों की रुचि उस समय परिष्कृत नहीं थी, इसलिए अधिक तिलसम, एआरी, जासूसी और रोमांस के कथानक प्रस्तुत किए गए। उपन्यास घटना प्रधान बना रहा। अंग्रेजी से भी साहित्य जासूसी और प्रेमचार्य प्रधान उपन्यासों का अनुवाद हुआ। इस युग के 3 उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध हैं: देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गेहमरी। खत्री ने चंद्रकांता सत्ती, भूतनाथ और नामक तिलसम और एआरी का रोचक उपन्यास किया। इन उपन्यासों के पहले भाग में भारतेंदु काल का उन्होंने नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, सुकुमारी आदि उपन्यास लिखे। हरिकृष्ण जौहरी आदि कई लेखकों ने उनके अनुकरण पर तिलस्मी उपन्यास भी लिखे थे। बहुत लोगों ने उनके मनोरंजक उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी भी सीखी थी, क्योंकि वो होते ही इतने मनोरंजक, इतने अट्रैक्टिव होते थे कि लोगों ने उसके लिए हिंदी ही सीख डाली।
इसलिए। ठीक है, फिर किशोरीलाल गोस्वामी आए। किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। गोस्वामी जी के सामाजिक उपन्यास नाम के ही सामाजिक हैं। उनमें समाज की बहुत ही स्थूल और ऊपरी झलक है। देश काल का भी ध्यान उन्होंने कहीं कहीं नहीं रखा। कुछ उपन्यासों में समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने का यत्न किया गया और यत्र तत्र राष्ट्र प्रेम की भावना भी उभर गई। लेकिन गोस्वामी जी के अधिकांश उपन्यास उत्तेजक श्रृंगार से युक्त हल्के मनोरंजक का साधन है। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यास लिखे। उनमें से कुछ उपन्यास के नाम हैं कुसुम कुमारी, हृदयहारिणी, लमगलता, रजिया बेगम, तारा, कनक कुसुम, मल्लिका देवी, राजकुमारी, लखनऊ की कब्र, चपला, प्रेममयी। जैसे कि नामों में प्रकट है कि उपन्यास नारी प्रधान का श्रृंगारिक है। गोपाल दास गहमरी जासूस नामक पत्रिका प्रकाशित करते थे, जिसमें 60 के लगभग उपन्यास छपे थे। अंग्रेजी के जासूस उपन्यासों के अनुकरण पर उन्होंने जासूस की भूल, घर का भेदी, अद्भुत खून, भोजपुरी का ठगी, बहुत सारी रहस्यपूर्ण, साहसिक और डकैती और ठगी की कथाएं निर्मित की थी। वैसे उन्होंने जासूसी उपन्यास के क्षेत्र में भी आदर्श के निर्वाह और लोकोपकार की भावना के समावेश का यत्न किया था और आदर्श जासूसों की सृष्टि की। गहमरी जी ने बंगला से गृहस्थ जीवन संबंधी कुछ उपन्यास का अनुवाद भी किया था। ठीक है, दूसरी ओर द्विवेदी युग में कुछ ऐसे उपन्यासकार भी थे हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं में नैतिकता का ध्यान रखते हुए स्वच्छ स्वस्थ सामग्री प्रस्तुत की। इस तरह के उपन्यासकारों में उल्लेखनीय हैं हरिओद लज्जाराम मेहता, ब्रजनंदन सहाय। हरिओद जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल लिखकर इनमें मुहावरेदार ठेठ भाषा का नमूना पेश भी किया। मेहता जी ने सुधारवादी दृष्टिकोण से आदर्श हिंद, आदर्श दंपति, हिंदू गृहस्थ आदि उपन्यास लिखे थे। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जो भी लिखा करते थे वो ऐतिहासिक और सामाजिक बेस पर ज़्यादा फोकस में रहा करता था। प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग के अंत तक 1917 तक हिंदी के मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार के उपन्यास काफ़ी संख्या में लिखे जा चुके थे। मौलिक उपन्यास अनेक प्रकार के और अनेक विषयों पर थे। ठीक है, उपन्यास जीवन और समाज के निकट आ रहे थे, लेकिन अब भी उसमें बहुत सी त्रुटियां थी। प्रेमचंद के समय से, विशेषकर उनके सेवा सदन के प्रकाशन काल से, हिंदी कथा साहित्य में एक नए युग का आरंभ हो गया। प्रेमचंद ने उपन्यास में मानव मन का स्वाभाविक और सजीव अंकन आरंभ कर दिया। उन्होंने ही पहली बार हिंदी उपन्यास में घटना और चरित्र का बैलेंस को बनाकर रखा था। ठीक है, मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखा, हर चीज़ को देखकर उन्होंने आगे चीज़ों को बढ़ाया। प्रेमचंद ने ही उपन्यास में मानव मन का स्वाभाविक एवं स्थापित कर मनोवैज्ञानिक सजीव अंकन किया। उन्होंने ही पहली बार हिंदी उपन्यास में घटना और चरित्र का संतुलन स्थापित किया। उन्होंने ही पहली बार समाज की समस्याओं को रेखांकित किया। उन्होंने ही पहली बार मानव स्वभाव पर फोकस किया कि इंसान का नेचर कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू के लेखक थे और कहानियाँ लिखते थे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उर्दू हिंदी रिलीजन देखकर नहीं लोगों को वैसे ही आया करती थी, क्योंकि पहले की लैंग्वेज ही ये हुआ करती थी। आजकल लोग जज करते हैं, तुम्हें उर्दू आती है तो तुम मुसलमान हो, तुम्हें हिंदी आती है तो तुम हिंदू हो। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सबको अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से आता है सब कुछ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है कि आई नो अबाउट 5 लैंग्वेजेस। अब उन 5 लैंग्वेजेस में तो मेरा रिलीजन नहीं पता कर सकते कि मेरा रिलीजन क्या है। तो वो एक शौक पर या फिर आपका एक नॉलेज पर डिपेंड होता है कि आप कितनी लैंग्वेजेस सीखो या जो भी करो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्रेमचंद जी भी उर्दू के लेखक थे। वो ज़्यादातर उर्दू का ही इस्तेमाल करते थे। उनके प्रमुख उपन्यास है सेवा सदने, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मल गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण। प्रेमचंद उपन्यास को मनोरंजन की वस्तु नहीं मानते थे। वो अपने उपन्यास में ना भारतीय लोगों को ना जागरूक बनाते थे। और उनके बहुत सारे ऐसी कविताएं, ऐसी कहानियाँ, ऐसे उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, एक तरीके से इंस्पायर करते हैं। ठीक है, वो इस तरीके के उपन्यास, कहानियाँ वगैरह बनाना बेटर समझते थे। ठीक है, चंद्र की उपन्यास कला की मुख्य विशेषता है व्यापक सहानुभूति, विशेषकर शोषित किसान, मजदूर और नारी का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण, यथार्थवाद अर्थात उपन्यास में जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव जीवन और मानव स्वभाव की अच्छी जानकारी होने से सजीव पात्रों और सजीव वातावरण का निर्माण
चरित्र चित्रण में नाटकीय कथोपकथनात्मक और घटनापरक पद्धतियों का उपयोग। मतलब बेसिकली यहाँ पर ही अगर मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये कि अपने काव्य रचनाओं में अपनी चीज़ों में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ बताई जा रही है। हर चीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, हर चीज़ के अंदर किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। ठीक है। प्रेमचंद युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं विश्वभरनाथ शर्मा, कौशिक प्रसाद निराला, सुदर्शन चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, CR रामचरण गुप्त, पांडे बेचन, शर्मा उग, भगवती प्रसाद वाजपेयी, गोविंद वल्लभ पंत, राहुल सांकृत्यान और जैनेन्द्र कौशिक जी के उपन्यास माँ और भिखारिणी नारी हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा ने इतिहास के तथ्यों की पूर्ण रक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास की रचना करी, जैसे झांसी की रानी, कचनार, मृगयानी, माधव जी संधिया, पद्मिनी, झांसी की रानी। ठीक है। ये सब जो है एक हिस्टोरिकल एक नज़रिया दिखाते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या चीज़ों को क्या क्या किस तरीके से प्रायोरिटी दी है। अब आते हैं प्रसाद जी ने इरावती के पहले कंकाल और तितली नामक 2 उपन्यास लिखे थे। कंकाल में हिंदू नारी की असहाय स्थिति और धार्मिक पाखंड पर प्रकाश डाला गया। तितली में नारी हृदय की महत्व के उद्घाटन के साथ साथ ग्राम सुधार और यथास्थिति के विरुद्ध भी आंदोलन की भावना दी गई थी। फिर आ जाते हैं CR रामचरण गुप्त के गोद अंतिम आकांक्षा नारी उपन्यास में नारी जीवन और उसकी सामाजिक स्थिति का मार्मिक अंकन हुआ है। साधारण मनुष्य में भी उच्च गुण दिखाने में गुप्त जी निपुण हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र के प्रारंभिक उपन्यास में पत्रात्मक शैली में लिखे चंद हसीनों के खतूत का विशेष इसमें हिंदू मुसलमान एकता का प्रश्न उपस्थित करते हुए प्रेम का महत्व दिखाते हैं। ठीक है। कि हमारे जो पुराने ये सब लोग हैं ना, ये ज़्यादातर ऐतिहासिक चीज़ों पर फोकस करते थे। कुछ ऐसा नहीं है मनोरंजन पे नहीं करते थे, लेकिन हिस्टोरिकल और सोशल चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे। भगवती प्रसाद वाजपेयी के प्रेममयी, अनाथ स्त्री, त्यागमयी, पतिता का साधना आदि शुरू के उपन्यासों में स्त्री पुरुष के रूपांतरण में प्रेम का चित्रण किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत के सूर्यास्त प्रतिमा उपन्यास काफ़ी प्रकाशित हुए। इधर उन्होंने जल समाधि, नारी के सपने, मैत्रेय जैसे उपन्यास भी लिखे। जैनेन्द्र के प्रमुख परख 1929 से हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति का आरंभ कर दिया। ये उपन्यास एक बहुत लंबी कहानी है जिसमें कट्टो नाम की देहातिनी बाल विधवा के भावुकतापूर्ण आत्मसमर्पण का चित्रण होती है। मतलब सीधे बोला जाए तो विधवा का एक रोल निभा रही है जो बहुत इमोशनल रोल है। जैनेन्द्र ने आगे चलकर कई महत्वपूर्ण साइकोलॉजी पर डिपेंड उपन्यास लिखे जो इंसानों के दिमाग से मिलते जुलते थे। ठीक है। प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद्र के बाद हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरा हुआ दिखाई पड़ता है। सन 40 से 50 तक की कालावधि की उपन्यास फ्राइड और मार्क्स की विचारधारा से 50 और 60 तक के उपन्यास प्रयोगात्मक विशेषताओं से और 60 से अब तक के उपन्यास आधुनिकतावादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा। प्रेमचंद समाज की स्वीकृत मान्यताओं के भीतर संघर्ष करते रहे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिम के पुराने मूल्यों का तेज़ी के साथ विघटन हो गया। फ्राइड ने काम संबंधी मान्यताओं को जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी और बताया कि कौन सी चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा 50 के बाद उपन्यासकारों का ध्यान व्यक्ति और समाज की मुक्ति की ओर गया कि कैसे हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है। प्रेमचंद युग में ही जैनेन्द्र ने फ्राइड से प्रभावित होकर मानव चरित्र के स्थान पर व्यक्ति चरित्र की सृष्टि की थी। है दोनों एक चीज़ ही, लेकिन मानव और व्यक्ति में फ़र्क आ जाता है। मानव इंसान की पूरी बात हो रही है या फिर पूरे मानव की एक तरीके से हम अलग अलग मानव भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति तो व्यक्ति रहता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैनेन्द्र और अज्ञेय फ्राइड के अचेतन मनोविज्ञान से प्रभावित हैं, तो इलाचंद्र जोशी उसके मनोविश्लेषण से उपन्यासों के रूप में उनको प्रतिष्ठा सन्यासी उपन्यास प्रकाशन के द्वारा मिली है। इन उपन्यासों में ही मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की विकृति दिखाई दी जा सकती है। सन्यासी के अतिरिक्त पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ,
सुबह की भूले, जिप्सी, जहाज़ का पंछी और हमारे बहुत सारे उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यासों का विकास यात्रा में मुक्तिपथ एक नए मोड़ की सूचना देता है। ठीक है, मुक्तिपथ जो है अलग अलग तरीके के, मतलब जैसे किसी चीज़ को दिखाना, फोकस करना, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है। रामेश्वर शुक्ल अचल, रामेश्वर शुक्ल अचल यशपाल की परंपरा में आते हैं। चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का ओ मरु प्रदीप उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, पर इनमें द्वंद्वात्मक चेतना पूरे तौर पर नहीं उभरती है। भगवती चरण वर्मा प्रेमचंद परंपरा के उपन्यासकार हैं। 50 तक ये परंपरा चलती रही। प्रेमचंद ने अपने में सामयिक समस्याओं को चित्रित किया और वर्मा जी परिवर्तनमान ऐतिहासिक धारा को मध्यवर्ग के माध्यम से अंकित करते रहे। उपेंद्रनाथ अशक को प्रेमचंद परंपरा का उपन्यास कहा जाता है, पर वे समग्र रूप से प्रेमचंदनीय परंपरा से नहीं जुड़ पाते। जहाँ तक मध्यवर्गीय परिवार और व्यक्तियों की सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स की बात होती है, वो उस चीज़ में ज़्यादा इंक्लूड रहते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों को चित्रित किया गया है। नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, एकदा नैमिषारणी और मानस का हंस उनके प्रकाशित उपन्यास हैं। अपने विस्तार और गहराई के कारण बूंद और समुद्र विशेष महत्वपूर्ण बन पड़ा है। 50 के बाद के दशक को भ्रमवश आंचलिक उपन्यासों का दशक भी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जी आगे ये बात बोली गई, ममथनाथ गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, लक्ष्मी नारायण लाल, राजेंद्र यादव सभी नवीन समाज चेतना के उपन्यासकार थे, मतलब हैं। ये सब जो है ना, इमोशंस को, हर तरीके की चीज़ों को लेकर चलते हैं, हर तरीके की चीज़ों को। ये जो उपन्यास बनाते हैं 3 तरीके के, यौन विच्युति में पनाह खोजने वाले उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, निर्मल वर्मा के वे दिन, महेंद्र भल्ला का एक पत्ती के नोटिस, राजकमल चौधरी के मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था, श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, ममता कालिया का बेघर, ये सब कुछ है। दूसरा है दी हुई मानकीय स्थितियों में बेमल व्यक्तियों को चित्रित करने वाले उपन्यास, ये रोकूंगी नहीं राधिका, मन्नू भंडारी, उसका बंटी, ये सब कुछ। तीसरा जो है यहाँ पर बताया गया है, व्यवस्था की घुटन को अपने नियति मानने या उसके विरुद्ध युद्ध करने के उपन्यास बनाए गए हैं। अपना चेहरा, बदी उज्जमा का एक चूहे की मौत, काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा, पंथ बंद हुआ था, ये सब कुछ। ठीक है, ये 3 उसमें डिवाइड करा है इन्होंने, और आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कहानी का विकास को कंटिन्यू करेंगे।